हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का कुछ ऐसा फैक्ट जो आपको हमेशा बेनिफिट देगा। और ये मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है और बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उस केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की बात करूं तो 8 मार्क का प्रैक्टिकल वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से होता है। तो ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है क्या, इसके क्या प्रोसीजर है, कैसे हम लोग टेबल बनाते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, उसका स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारा डिटेल आज हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि बच्चों ये ध्यान देना कि अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रैक्टिकल का सिलेबस, उसमें 3 प्रोसीजर कराए जाते हैं। पहला हमारा होता है सॉल्ट एनालिसिस, जिसमें हम लोग एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल को फाइंड आउट करते हैं। सेकंड हमारा होता है टू डिटरमिनेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, आपको ऑर्गेनिक सॉल्यूशन दिया रहेगा, उसमें से आपको फंक्शनल ग्रुप को फाइंड आउट करना होता है, लाइक अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को फाइंड आउट करना होता है। एंड थर्ड होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ, इसकी कंसंट्रेशन, वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। अब ये है क्या, आप उसको ऐसे समझो, जैसे मान लिया हमारे पास 2 टाइप का सॉल्यूशन है, ये हमारा 2 टाइप का सॉल्यूशन है और एक सॉल्यूशन है जिसका मुझे मोलरिटी पता है और वॉल्यूम भी पता, तो इसको बोला जाता है नोन सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, नोन सॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि इनकी मोलरिटी एंड वॉल्यूम मुझे पता है। और एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका आपको ना ही वॉल्यूम पता है ना ही इसकी कंसंट्रेशन या मोलरिटी पता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अननोन सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बच्चे बोलते हैं, अननोन सॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि इनका ना ही वॉल्यूम पता है ना ही इसके कंसंट्रेशन की वैल्यू। अब ये जो नॉन सॉल्यूशन है उसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा मोर सॉल्ट का। मोर सॉल्ट का हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन बनाते हैं। आपने नाम सुना होगा ऑक्जेलिक एसिड का, तो ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन भी क्या होता है, ये नॉन सॉल्यूशन होता है। और नॉन सॉल्यूशन को ही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम लोग डायरेक्ट मेथड से डिस्टिल वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग। M/20 बनाना हो, M/30 बनाना हो, M/40 बनाना हो, जिस टाइप का आपको कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना हो हम उसे बना सकते हैं। लेकिन जो हमारा अननोन सॉल्यूशन होता है वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। जैसे अगर मैं बात करूं KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट है, पोटेशियम पर मैग्नेट का सॉल्यूशन अननोन सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, क्योंकि हमें जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का जो पैरामीटर है ये होना चाहिए कि ये स्टेबल होना चाहिए, पूरी तरीके से वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए, ये हाइग्रोस्कोपिक और डेलिस्क्विसेंट की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। ये सारे पैरामीटर के हिसाब से हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर मान लो मुझे नॉन सॉल्यूशन के मोलरिटी एंड वॉल्यूम तो पता है, बट अननोन का स्ट्रेंथ या मोलरिटी वॉल्यूम नहीं पता है, तो अगर हम कुछ ऐसा रिएक्शन कराएं जिससे नॉन सॉल्यूशन से अननोन सॉल्यूशन की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर पाए, इनके स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर पाए, तो बोला जाता है टाइट्रेशन। तो सिंपल सा फंडा है, टू डिटरमिनेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अननोन सॉल्यूशन बाय द रिएक्शन बाय नोन वॉल्यूम आर नोन एज टाइट्रेशन। हम टाइट्रेशन में अननोन सॉल्यूशन का वॉल्यूम, अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम लोग नॉन सॉल्यूशन की वैल्यू से कैलकुलेट करते हो, उस प्रोसीजर को हम लोग टाइट्रेशन बोलते हैं। अब टाइट्रेशन में बहुत सारे हम लोग इक्विपमेंट यूज करते हैं, जो यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ब्यूरेट है, ब्यूरेट जो होता है ग्लास ट्यूब की शेप का होगा, ब्यूरेट क्लैंप है, स्टैंड है, स्टॉप कॉक है, ये हमारा फ्लास्क है, जिस फ्लास्क में हम लोग एनालाइट को ऐड करते हैं। ये हमेशा याद रखना, जो हमारा नॉन सॉल्यूशन होगा वो एनालाइट के फॉर्म में होगा, मतलब इसमें हम मोहर सॉल्ट को ऐड कर सकते हैं, मोर सॉल्ट को भी ऐड कर सकते हैं, या ऑक्जेलिक एसिड के सॉल्यूशन को भी ऐड करते हैं। और बीकर में जो हम लोग सॉल्यूशन को ऐड करते हैं, लाइक हमने KMnO4 को ऐड कर दिया, उसी को हम लोग टाइट्रेंट बोलते हैं। मतलब जिसका मुझे स्ट्रेंथ निकालना
निकालनी है, जिसका मुझे कंसंट्रेशन निकालना है वो टाइट्रेंट की तरह बिहेव करता है, और जिसका वॉल्यूम पता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालाइट बोलते हैं, या उसी को टाइट्रेंट भी बोला जाता है। ये हमेशा या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमेशा बीकर में होगा, और ब्यूरेट में जो सॉल्यूशन होगा वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा, वो हमारा क्या होगा, कैमेनोफोर होगा। अब इसको किस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर हमने सॉल्यूशन को बनाना है, तो सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपको जाहिर सी बात है कि आपको वेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। और वेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेटिंग मशीन यूज करते हैं। मान लो मुझे ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाना है, मुझे मोर सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाना है, क्योंकि सारे के सारे सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, केमिकल बैलेंस यूज करते हैं। आज के टाइम में तो हम लोग करते हैं, लेकिन पहले के टाइम में हम लोग केमिकल बैलेंस यूज करते हैं। उस केमिकल बैलेंस की खास बात ये होता है, वेइंग ऑब्जेक्ट नॉट हेवियर देन 100 to 200 ग्राम। 100 ग्राम से 200 ग्राम से ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए। और इसकी सबसे खास बात ये होता है, टू प्रिसीजन ऑफ 0.002 ग्राम, मतलब 0.2 मिलीग्राम तक हम इसके एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। और ये जिससे वेट करते हैं ना, ये वेट जो होते हैं कोटेड विद द गोल्ड, प्लेटिनम एंड एल्युमिनियम। और जो हमारा ये जो वेट बॉक्स होता है ना, उस वेट बॉक्स में बहुत जैसे 50 ग्राम का होगा, 20 ग्राम का होगा, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम के भी छोटे छोटे वेट होते हैं। और इससे भी सिंपल जो वेट होते हैं ना, वो जो होंगे वो एंगुलर के हिसाब से होते हैं। जैसे अगर 0.5 ग्राम का जो वेट होता है वो हेक्सागोनल शेप का होता है, जो 0.2 ग्राम का होता है वो स्क्वायर के फॉर्म में होता है, जो 0.1 ग्राम का होता है वो ट्रायंगुलर के फॉर्म में होता है। यहाँ पर यहाँ पे मेंशन है, इसके हिसाब से हम लोग इनके वेट को वेट किया जाता है। इसमें कुछ राइडर भी यूज किया जाता है ताकि हम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सके। तो अगर मुझे एक्यूरेसी है 0.1 ग्राम की अगर एक्यूरेसी को फाइंड आउट करना हो तो हम लोग राइडर यूज करते हैं। और जो राइडर होता है वो मैक्सिमम से लेकर मिनिमम टू 0.05 ग्राम को भी वो वेट कर सकता है। राइडर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हम राइडर यूज करके भी हम लोग एक्यूरेट वेट की निकाल सकते हैं। तो केमिकल बैलेंस का यूज आपको अच्छी तरीके से आना। और यहां तक मुझे पता है कि सारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते होंगे वो उन्होंने केमिकल बैलेंस को देखा होगा। केमिकल बैलेंस से भी हम लोग किसी भी सॉल्ट को वेट करते हैं। वेट करने के बाद हमें करना क्या होता है, इनके सॉल्यूशन को बनाना होता है डिस्टिल वाटर के साथ। तो हम लोग करते क्या है कि हमें क्या होता है, बीकर में हमने उस सॉल्ट को डिजॉल्व किया होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पीपेट से हम लोग सक आउट करते हैं। और पीपेट से जब भी हम लोग सॉल्यूशन को बाहर निकालते हैं तो ये ध्यान देना, नेवर क्लोज द पीपेट विद द थंब। हमें थंब से पीपेट को यूज नहीं करना है, हमेशा हम लोग क्या यूज करेंगे, इंडेक्स फिंगर यूज करेंगे। इंडेक्स फिंगर से ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पीपेट को यूज करते हैं। साथ में भी ध्यान देना, नेवर पीपेट आउट हॉट और कोरेसिव सॉल्यूशन। जैसे अगर कोई सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, या बहुत ही हॉट सॉल्यूशन हो, उसका यूज हम लोग पीपेट से निकालने में नहीं करते हैं। ये विशेष आप ध्यान देना होगा। इसके बाद से करना क्या होता है, जब हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन का जो हम लोग मेजरिंग फ्लास्क में ऐड करेंगे तो हमारा वॉल्यूम कितना होगा वो मार्क लगा होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा मेजरिंग फ्लास्क है, ये हमारा मेजरिंग फ्लास्क है, और ये मेजरिंग फ्लास्क में यहाँ पर मार्क लगा होता है। उस मार्क में जो मेनिस्कस का फॉर्मेशन होता है, वो मेनिस्कस का जो लोअर एंड होगा, लोअर पॉइंट होगा, उसी के बेसिस पे हम लोग वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन है, और वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में वेट ज्यादा हो जाए, वॉल्यूम ज्यादा हो जाए तो आपका रिजल्ट नहीं आ सकता है, इसलिए विशेष ध्यान देना है। तो हमेशा लोअर मेनिस्कस पर ही हम लोग वॉल्यूम को काउंट करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं एंटी पैरेलैक्स कार्ड होता है। इसमें क्या करते हैं, कार्ड को हम लोग फोल्ड कर देते हैं और दोनों साइड में होल कर देंगे, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, लगा देते
ताकि हम वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सके, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ी सी भी इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई, जाहिर सी बात है आप इसके स्ट्रेंथ या उसकी कंसंट्रेशन वैल्यू को कैलकुलेट ढंग से नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना है। यह भी ध्यान देना है, सी दैट स्टॉप कॉक डज नॉट लीक, जो हमारा ब्यूरेट का जो स्टॉप कॉक है वो परफेक्ट होना चाहिए, अगर लीक किया तो आपका रिजल्ट भी गलत आ सकता है। देन सेकंड पॉइंट है रिमूव फनल आफ्टर फिलिंग द ब्यूरेट, जैसे आपने ब्यूरेट में कैमेलोफोर को ऐड किया फनल के बेसिस पे, तो फनल को बाद में हटा देना, तभी आप टाइट्रेट करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फनल यूज किया, कैमेलोफोर ऐड कर दिया, फनल को नहीं हटाया, अब वो अपना टाइट्रेट करते हैं और वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, जो कि बहुत तरीका है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, डू नॉट अलाउ एनी एयर बबल इनसाइड द ब्यूरेट, जब भी ब्यूरेट में कैमोड को ऐड करना तो उसको रिंस करना, उसको इस तरीके से रिंस करना ताकि अंदर जो हमारे बबल्स हैं या इनसाइड जो सॉल्यूशन है वो बाहर रिमूव हो जाए। उसका आसान सा तरीका है, आप ब्यूरेट लेना, थोड़ा सा सॉल्यूशन ऐड कर लेना या डिस्टिल वाटर ऐड कर लेना, अब मिडिल साइड में इसको जो है रोटेट करना, और रोटेट करने के बाद से स्टॉप को ओपन करके जितने भी आपके इनसाइड के एयर होंगे, इनसाइड के जो सॉल्यूशन होंगे वो बाहर निकल जाते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, प्लेस द आई एग्जैक्टली इन द लेवल ऑफ मेनिस्कस, मेनिस्कस पे ध्यान देना, जो हमारा लोअर मेनिस्कस होगा वही हमारा परफेक्ट वॉल्यूम की वैल्यू होती है। देन हमें क्या करना होता है कि जैसे हमने सॉल्ट को वेट किया, सॉल्ट को वेट के बांधने के वाटर के साथ उसको मैंने डिजोल्व कर दिया, डिजोल्व करने के बाद से हमने फनल के थ्रू हमारे पास जो मेजरिंग फ्लास्क होगा उस मेजरिंग फ्लास्क में क्या करते हैं, उसको फिल करते हैं, और इस तरीके से फिल किया जाता है कि हमारा सॉल्यूशन परफेक्टली जो भी 250 ml का है या 100 ml का है वो सॉल्यूशन बनकर क्या हो जाए, तैयार हो जाए। इसके लिए हमारे जो बीकर में जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसका हर एक सॉल्ट, हर एक सॉल्यूशन हमारे मेजरिंग फ्लास्क में चला जाए, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वाटर बॉटल यूज करते हैं। इस वाटर बॉटल के प्रेशर के बेसिस पे जो भी हमारा सॉल्ट है, जो भी हमारे सॉल्ट का सॉल्यूशन है वो पूरी तरीके से मेजरिंग फ्लास्क में चला जाता है और उसको फॉर्मेशन में इनका सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो ये ध्यान देना बच्चों, विद द क्लीन एंड ड्राई वॉच ग्लास, जब भी वॉच ग्लास लो तो पूरी तरीके से साफ होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, तब जाकर हमारा सॉल्यूशन अच्छे तरीके से बनेगा। एंड सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, transfer gently and carefully the salt from the watch glass into 250 ml titration flask या measuring flask with distilled water, distilled water ऐड करके हम लोग 250 ml या 100 ml सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये ध्यान देना, ये कंप्लीटली डिजोल्व होना चाहिए, अगर डिजोल्व नहीं होगा तो हमारा जो नॉन सॉल्यूशन है वो अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगा। ये विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ओके, अगर हम बात करें कि अगर हमने सॉल्यूशन तो बना दिया, तो सॉल्यूशन बनाने के बाद मुझे और क्या चीजें देखनी है, क्या ध्यान देना है, ये बात हमेशा याद रखना कि पहला जो हमारा की पॉइंट है, कैमेलोफोर सॉल्यूशन इज ऑलवेज टेकन इन द ब्यूरेट। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि ब्यूरेट में किस सॉल्यूशन को करते हैं, तो हमेशा याद रखना जो हमारा ब्यूरेट है, इस ब्यूरेट में हम लोग क्या ऐड किया, हमेशा कैमेलोफोर को ऐड करते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट को ऐड करते हैं, जिसका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना हो, जिस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ निकालना है, जिस सॉल्यूशन का वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करना है, उसको हमेशा हम लोग किसमें रखते हैं, ब्यूरेट में रखते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो मैं रिएक्शन जो हम टाइट्रेशन बता रहे हैं वो टाइट्रेशन रिडॉक्स टाइट्रेशन है, और रिडॉक्स टाइट्रेशन में दो टाइप एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला सॉल्यूशन होता है वो हमेशा कहां जाएगा, ब्यूरेट में जाएगा। ये विशेष ध्यान आपको देना होगा। अच्छा, मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, अवॉइड द यूज ऑफ ब्यूरेट हैविंग रबर टैब एज कैमेलोफोर अटैक रबर। जो हमारा कैमेलोफोर है ना वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमें रबर वाले टैब का यूज नहीं करना है, ग्लास वाला टैब यूज करना है, ये आपको ध्यान देना होगा। थर्ड पॉइंट की बात करूं, एड अबाउट द इक्वल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन टू बी टाइट्रेटेड
अप्रोक्स 20 ml ऑफ द सॉल्यूशन एडिंग KMnO4। जब भी आप मोर सॉल्ट का या ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन जब भी बनाए तो उसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ऐड नहीं करेंगे तो जो हमारा ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट ना बनकर ब्राउन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देता है। बच्चों विशेष ध्यान देना है। अब ये पूछो कि सर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मान लो हमने ये हमारा मेजरिंग फ्लास्क है और ये मेजरिंग फ्लास्क में हमने मोर सॉल्ट को हमने 250 ml सॉल्यूशन बना दिया और मैंने रख लिया भाई M/20 मैंने बनाया, M/20 250 ml का मैंने मोर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया। तो उस सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करना पड़ता है अप्रॉक्स 20 ml। आप 10 ml भी यूज कर सकते हैं, 20 ml भी यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो मोर सॉल्ट है ना उसमें फेरस सल्फेट होता है और फेरस सल्फेट बहुत ही इजीली हाइड्रोलाइज होकर क्या बनाता है? फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। मतलब जो फेरस है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो फेरिक में ना कन्वर्ट हो, इनके हाइड्रोलिसिस को कंट्रोल किया जाए, इनके हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट किया जाए, इसके लिए इनके सॉल्यूशन में क्या ऐड करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। नहीं तो हमारा सॉल्यूशन कलरलेस की जगह पे क्या बन जाएगा? ब्राउनियन सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर जाएगा। इसीलिए जब भी सॉल्यूशन बनाए उसमें 10-20 ml क्या मिलाओगे? सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे। कभी कभी पूछा जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर मैं HCl मिला दूं। क्या मिला दूं बच्चों? HCl मिला दूं तो क्या हो सकता है? तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि HCl जो होता है ना वो KMnO4 के प्रेजेंस में क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब HCl कैन नॉट बी यूज्ड as it get oxidized to chlorine by KMnO4। KMnO4 क्या कर देता है? HCl को क्लोरीन में कन्वर्ट कर देगा। तो फिर वो हाइड्रोलाइज वाला जो कंसेप्ट मैंने बताया कि फेरस को फेरिक में रोकने का काम करता है सल्फ्यूरिक एसिड, HCl नहीं कर पाएगा क्योंकि HCl खुद ही क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, नाइट्रिक एसिड यूज क्यों नहीं करते हैं? कि नाइट्रिक एसिड इज द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू KMnO4। KMnO4 से तगड़ा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? नाइट्रिक एसिड होता है। इसीलिए इसको भी हम यूज नहीं करते हैं। तो नाइट्रिक एसिड आल्सो कैन नॉट बी यूज्ड एज इटसेल्फ इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे कभी कभी ध्यान देना रहता है कि जब हम लोग ऑक्जेलिक एसिड का टाइट्रेशन करते हैं तो जब ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसको हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। टेम्परेचर का जो रिएक्शन होते हैं बहुत ही स्लो होता है। तो रिएक्शन को तेज करने के लिए हमें मैग्नीज 2+ का फॉर्मेशन करना होता है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो तो मैग्नीज 2+ का ज्यादा फॉर्मेशन होगा, क्योंकि मैग्नीज प्लस खुद ही ऑटो कैटलिस्ट है और जितना ज्यादा मैग्नीज 2+ का फॉर्मेशन होगा तो हमारा रिएक्शन फास्ट होगा, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होगा, रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होगा। इसलिए हम लोग ऑक्जेलिक एसिड के सॉल्यूशन में 60 to 70 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करते हैं। अगर मुझे कंफर्म करना है कि सर 60-70 डिग्री सेल्सियस हुआ कि नहीं हुआ, तो इसके 2-3 सारे तरीके हैं। पहला तो हम लोग थर्मामीटर यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो आप सॉल्यूशन को थोड़ा सा हीट करना और हीट करने के बाद से अपने हैंड से आप एक बार रब करके देख लेना। अगर थोड़ा सा भी आपके हीट महसूस हुआ तो समझ लेना कि 60-70 डिग्री आपने प्रोवाइड कर दिया है। या वैसे मान लेना इनके सॉल्यूशन में अगर भाप का फॉर्मेशन, वेपर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाए तो वो समझ जाना वो हमारा टेम्परेचर क्या हो गया? 60 to 70 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जैसे आपने then it becomes just unbreakable to touch the required temperature is reached. The purpose of heating to increase the rate of reaction which otherwise it is slow at the room temperature। अगर टेम्परेचर नहीं देंगे इनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम होगा, रिएक्शन बहुत ही स्लो हो जाते हैं। इसलिए हमें ऑक्जेलिक एसिड के समय प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या मुझे ध्यान देना है? इन केस ऑफ फेरस सल्फेट नो वार्मिंग इज रिक्वायर्ड। अगर मैंने फेरस सल्फेट ले लिया तो उसे हीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने फेरस सल्फेट को जैसे हीट किया वो डिकम्पोज हो जाएगा। और डिकम्पोज को रोकने के लिए हमें ये ध्यान देना है कि फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन को हीट
करना है। और भी सारे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, रीड द अपर मेनिस्कस व्हाइल टेकिंग ब्यूरेट रीडिंग विद केमनोफोर सॉल्यूशन। जब भी आप केमनोफोर सॉल्यूशन को ऐड करो तो मेनिस्कस का जो अपर साइड है इसे आपको ध्यान देना है। अब ये ध्यान देना बच्चों, अगर हमारा सॉल्यूशन कलरलेस है तो मेनिस्कस मतलब क्या होता है, इस तरीके से मेनिस्कस का फॉर्मेशन होगा। तो इसका ये लोअर पार्ट है, ये हमारा अपर साइड है। तो जब हमारा सॉल्यूशन कलरलेस होता है तो हमेशा लोअर पार्ट को ही हम लोग एक्यूरेट मानते हैं। अगर हमारा कलर्ड सॉल्यूशन है तो मेनिस्कस का जो अपर पार्ट है, अपर पोजीशन है, उसकी वैल्यू को हम लोग एक्यूरेट मानते हैं। तो ध्यान देना केमनोफोर में हमेशा अपर मेनिस्कस को हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन अगर मोर सॉल्ट बनाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड का सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम लोग लोअर मेनिस्कस की वैल्यू को देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या मुझे ध्यान देना है, इन केस ऑफ एडिशन ऑफ केमनोफोर ground precipitate appear, this so that either sulfuric acid has not been added। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड आपने ऐड नहीं किया तो हमारा जैसे ही आपने केमनोफोर को सॉल्यूशन में ऐड करोगी तो ब्राउन प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। ऐसा क्यों होता है ये ध्यान देना कि जैसे आपने केमनोफोर को ऐड किया तो जाहिर सी बात है आपने डिस्टिल्ड वाटर को ऐड किया हुआ है, तो डिस्टिल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके वो क्या बना देता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना इस ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और 3 नेचुरल ऑक्सीजन क्या करता है बच्चों, ये रिलीज करता है। अब इस तरीके से आप देख लो कि जैसे मैंने केमनोफोर को वाटर में डिसॉल्व किया तो मैग्नीज डाई फॉर्मेशन करता है, जिसके वजह से ये क्या देता है बच्चों, ब्राउन प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए जब भी आप सॉल्यूशन बनाएं तो सॉल्यूशन में हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड और टाइट्रेशन के टाइम में भी आप सल्फ्यूरिक एसिड को आप ऐड करना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पोटेशियम पर मैग्नेट डज नॉट डिसॉल्व इनटू वाटर रेडली, इट इज डिसॉल्व by process of extraction, the transfer of the weight KMnO4 into the beaker and add into 10 to 30 ml of distilled water and transfer the solution into the measuring flask, add more distilled water into the beaker and repeat until the परमैग्नेट कंप्लीटली डिसॉल्व। मतलब ये बोल क्या रहा है कि जब हम पोटेशियम परमैग्नेट को जब हम लोग वेट करके जब इसको डिसॉल्व करते हैं तो जल्दी डिसॉल्व नहीं होता है, तो हमें क्या करना है, डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना है, उसको स्टेयर करना है, डिसॉल्व करना है, फिर डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना है। तब तक इसको हम स्टेयर करते रहेंगे, डिसॉल्व करते रहेंगे जब तक कंप्लीटली वो सॉल्युबल ना हो जाए। देन ऐड मोर डिस्टिल्ड वाटर इनटू द मेजरिंग फ्लास्क टिल द लोअर मेनिस्कस ऑफ द सॉल्यूशन is aligned with the mark on the neck, and then after that stopper the measuring flask and check to get the solution of uniform strength। जैसे आपने सॉल्यूशन बनाया उसको चेक कर देना है और स्टॉपर लगाकर इसको रख देना है। ये सारे प्रोसीजर्स ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप सॉल्यूशन बनाए तो इसके वॉल्यूम, उसका वेट, उसका मेनिस्कस, उसकी सॉल्युबिलिटी, हर फैक्टर को आपको देखना है। जब पूरे फैक्टर को फॉलो करोगे ना तब जाकर परफेक्ट सॉल्यूशन बनेगा। और परफेक्ट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि उसका वॉल्यूम, उसका कंसंट्रेशन, उसका वेट परफेक्ट होना चाहिए। जो आपने कैलकुलेशन किया है उसी कैलकुलेशन के बेसिस में आपको सॉल्यूशन बनाना है। जैसे आपने वेट को कुछ ज्यादा कर दिया या कम कर दिया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया, वॉल्यूम को घटा दिया, तो आपका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन खत्म हो गया, अलग कंसंट्रेशन बन गया, तो हमारा रिजल्ट भी क्या आएगा, गलत आएगा। जो कि आप ये करना, ये आपको ध्यान देना होगा। अच्छा बच्चों, ये भी ध्यान देना, जब भी हम टाइट्रेशन करते हैं ना तो टाइट्रेशन करने में हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, कोई भी हैंड यूज कर लिया, ऐसा नहीं करना है। ये आपको ध्यान देना है कि जो हमारा ब्यूरेट है, ब्यूरेट का जो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हैंड है ना, उसका थंब एंड 4 फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड हैंडल विद द स्टॉप कॉक ऐसे लगा होना चाहिए। और जो राइट हैंड है वो हमारा जो है टाइट्रेशन फ्लास्क को पकड़ के रखना है और उसको रोटेट करना है। आपने इस तरीके से अब ओपन क्लोज करते जा रहे हैं, सॉल्यूशन को ऐड करते जा रहे हैं और उसको चेक भी करते जाना है, तब जाकर रिएक्शन कंप्लीट होगा। और जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगा तो जो हमारा कलरलेस सॉल्यूशन है वो पिंक में कलर हो जाएगा। जैसे वो पिंक कलर का फॉर्मेशन हुआ तभी हमें स्टॉप कॉक से क्या कर देना है, उसको रोक लेना है और उसके वॉल्यूम को क्या कर देना है, फाइंड आउट कर लेना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जैसे आपने इस ब्यूरेट में केमनोफोर को लिया और इसमें हमारा क्या है, या तो मोर सॉल्ट होगा
या तो हमारा ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन होगा। या ऑक्जेलिक एसिड के सॉल्यूशन में KMnO4 को क्या करना है, ऐड करते जाना है। लेफ्ट हैंड से इसको ओपन करना है और राइट हैंड से इसको चेक करना है, तब तक मिलाते जाना है जब तक हमारा कलरलेस सॉल्यूशन किसमें कन्वर्ट हो जाए, पिंक कलर में हो जाए। जैसे ही लाइट पिंक कलर का फॉर्मेशन हो तो हमें स्टॉप करके इसको रोक देना है और उसके जो हमारे एग्जैक्ट वॉल्यूम है उस एग्जैक्ट वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। जैसे मान लो हमने 0 से स्टार्ट किया और ये आके आ गया, मान लो 10 ml पर हमारा क्या हो गया, पिंक कलर आ गया, तो हमारा वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो गई, 10 ml हो गई। तो 10 ml से ही हमारा रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि सर क्यों कलरलेस से पिंक कलर हो गया। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जैसे हमारा जो KMnO4 होता है ना बच्चों, KMnO4 हमारा क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ये आपको पता ही है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो हमारा KMnO4 क्या करता है, अदर सबस्टेंस को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। और एक समय आता है कि पूरे का पूरा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो लास्ट में क्या बचेगा, KMnO4 ही तो बचेगा। और वही KMnO4 का कलर क्या हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है। इसलिए KMnO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडिकेटर भी बोलते हैं। वो खुद इंडिकेट करता है कि हमारा रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। इसीलिए हम लोग हमारे क्लास 12th में हम लोग जब भी टाइट्रेशन करते हैं तो KMnO4 का यूज किया जाता है, क्योंकि KMnO4 की सॉल्यूशन में अदर कोई इंडिकेटर ऐड नहीं किया जाता है, क्योंकि KMnO4 हमारा क्या है, खुद ही एक सेल्फ इंडिकेटर की तरफ बिहेव करता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर मान लो हमने जो सॉल्यूशन बनाया है, KMnO4 का बनाया है, मोर सॉल्ट का बनाया है, या फेरस सल्फेट का बनाया है, या ऑक्जेलिक एसिड का बनाया है। और ऑक्जेलिक एसिड भी दो तरीके से होते हैं, एनहाइड्रस भी होता है और क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। वैसे हम लोग तो क्रिस्टल का ही ज्यादा यूज किया जाता है और मोर सॉल्ट का ज्यादा यूज कराया जाता है, और पोटेशियम परमैंगनेट, यही तीन जो हमारा सबस्टेंस का यूज हम लोग टाइट्रेशन में ज्यादा करते हैं। तो सबस्टेंस का मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है, और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि इसके आयनिक इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन का रिडॉक्स रिएक्शन में यूज हो रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन का रिडॉक्स रिएक्शन में यूज होगा उसी से हम एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, और एन फैक्टर से हम लोग क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग इक्विवेलेंट मास निकालते हैं तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, और एन फैक्टर किस पे डिपेंड करता है कि हमारे मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन या कितने इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन में यूज हो रहा है। अगर मैं पोटेशियम परमैंगनेट की बात करूं तो पोटेशियम परमैंगनेट का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बच्चों, 158 होता है। और जब भी एसिडिक मीडियम में जब हम KMnO4 को सॉल्यूशन में जब रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीज 2+ में कन्वर्ट होता है, मतलब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसलिए 158 में अगर 5 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 131.6 उसकी इक्विवेलेंट मास की वैल्यू हो जाएगी। मतलब हम KMnO4 के मोलर मास में 5 से डिवाइड कर दिया। क्यों 5 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि रिएक्शन में हमारे जो मैग्नीज है वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके मैग्नीज 2+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा एन फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और 5 की वजह से हमने क्या कर दिया, 158 को 5 से डिवाइड कर दिया, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 31.6 इक्विवेलेंट मास की वैल्यू हो गई। वैसे ही अगर मैं मोर सॉल्ट की बात करूं तो मोर सॉल्ट का जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 392 होती है। और वो फेरस फेरिक में कन्वर्ट होता है, फेरस फेरिक में कन्वर्ट होता है। उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसलिए 392 को मैंने 1 से डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू ही क्या होगी, 392 ही होगी। वैसे फेरस सल्फेट में भी फेरस से फेरिक में कन्वर्ट करेंगे तो वहां भी एन फैक्टर की वैल्यू 1 होगी, तो 152 की जगह पर वो 152 ही इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। वैसे मैं आता हूं फेरस सल्फेट में भी सेम वही प्रोसीजर है। अब यहां पर ध्यान देना बच्चों, ऑक्जेलिक एसिड एनहाइड्रस और ऑक्जेलिक एसिड क्रिस्टल में जो वैल्यू होगी उसमें भी हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। क्यों 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो हमारा ऑक्जेलेट है वो ऑक्जेलेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, वो +3 से +4 में हो जाता है। चूंकि 2 कार्बन है इसलिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता
जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसके वजह से हम 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 की वैल्यू आएगी, और 126 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 63 की वैल्यू आएगी। मतलब अगर हम नॉर्मेलिटी में यूज करेंगे तो हम लोग 63 यूज करेंगे ऑक्जेलिक एसिड क्रिस्टल के फॉर्म में। अगर मोलरिटी के टर्म में यूज करेंगे तो हमारे ऑक्जेलिक एसिड क्रिस्टल के फॉर्म में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 126 थी। आपको ध्यान देना होगा कि ऑक्जेलिक एसिड क्रिस्टल का मॉलिक्यूलर मास क्या है, इक्विवेलेंट मास क्या है, मोर सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास क्या है, इक्विवेलेंट मास क्या है, KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या है, इक्विवेलेंट मास क्या है, ये भी आपको विशेष ध्यान देना होगा जब आप कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर भी इससे क्वेश्चन पूछते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ओके, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो ठीक है सर, सारा प्रोसीजर तो आपने बता दिया, तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आपको राइट करना है, कैसे आपको इसको लिखना है, ये आपको ध्यान देना होगा। तो आपको एक्सरसाइज के रूप में क्वेश्चन के फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टू सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको मोर सॉल्ट बोलते हैं, हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 17 ग्राम इन 1 लीटर। या तो वेट दे देगा 17 ग्राम इन 1 लीटर, या किसी किसी बुक में दे दिया रहता है M/40 दे दिया रहेगा, डायरेक्ट वो कंसंट्रेशन दे देगा। किसी किसी बुक में N/20 दे दिया रहता है। तो वो या तो नॉर्मेलिटी के टर्म में आपसे सॉल्यूशन बनाने के लिए पूछे, मोलरिटी के टर्म में पूछे, या आपको वेट दे दे तो भी आप सॉल्यूशन बना सकते हैं। क्योंकि आप ये पता ही होगा कि मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अगर मैं नॉर्मेलिटी की बात करूं तो हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, मोल का फार्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वेट से मोल निकाल सकते हैं, मोल से हम लोग मोलरिटी निकाल सकते हैं। विशेष ध्यान देना, मैं अब फिर से ट्रिक करता हूं कि अगर मुझे वेट पता चल जाए तो वेट से हम लोग क्या निकालते हैं, मोल की वैल्यू निकालते हैं। जैसे मोल की वैल्यू पता चली तो हम लोग मोलरिटी कैलकुलेट करते हैं। अब मोलरिटी से हम लोग क्या निकालते हैं, नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। क्योंकि नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या होता है, n फैक्टर इनटू मोलरिटी। अगर मोलरिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग नॉर्मेलिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपने सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन में आपने पढ़ा ही होगा किस तरीके से हम लोग मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मतलब आपको क्वेश्चन में वेट दे दे, मोलरिटी दे दे, नॉर्मेलिटी दे दे तो भी आप सॉल्यूशन बना सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है, डरने की जरूरत नहीं है। साथ में इसमें ये भी मेंशन कर देगा, डिटरमाइन द मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। और जो KMnO4 आपको दिया जा रहा है उस KMnO4 की स्ट्रेंथ क्या होगी, मोलरिटी क्या है, वो भी आपको डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ मोर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसके लिए आपको ये फार्मूला जो दिया हुआ है ना, इस रिएक्शन को आपको याद करना होगा। और रिएक्शन कैसे याद करोगे, आपने DNF ब्लॉक पढ़ा होगा कि जो पोटेशियम पर मैग्नेट है, और पोटेशियम पर मैग्नेट खुद गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और मोर सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में वो पोटेशियम सल्फेट देता है, मैग्नीज सल्फेट देगा, वो फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और एडिशनल हमारा क्या बचा, अमोनियम सल्फेट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। ये आपको ध्यान देना होगा। इसके लिए मैं आपको ट्रिक दिखा देता हूं, इसी तरीके से आपको याद करना होगा। जब भी पोटेशियम पर मैग्नेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हमेशा ध्यान देना, ये पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा, मतलब पोटेशियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीज सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में वाटर तो बनेगा ही, अब प्लस हमारा क्या बनेगा, नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि मैग्नीज सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में पोटेशियम परमैग्नेट जो होता है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करता है। यहाँ पे 5 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होगा। यहाँ अगर आपने 2 मोल ले लिया, यहाँ पर आपने 3 मोल ले लिया, तो इसको आप बैलेंस कर लेना, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। इस तरीके से भी रिएक्शन को भी आप बैलेंस कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना कि पोटेशियम परमैग्नेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट एंड 5 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। वैसे ये भी आप याद रख लेना कि जैसे मैं ऑक्जेलिक एसिड ले लिया,
ये ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला है क्रिस्टल के फॉर्म में इंटू 2s2। जब इसको हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं ये किसका फॉर्मेशन करता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और 3 वाटर का फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से भी हम लोग ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में रिलीज करते हैं। अगर मैं मोर सॉल्ट की बात करूं तो मोर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फेरस सल्फेट इनटू अमोनियम सल्फेट। ये फार्मूला आपको याद करना होगा, इंटू 6s2। ये हमारा जो होता है मोर सॉल्ट का फार्मूला है। इनका रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में अगर इसको ऑक्सीडाइज किया जाए तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, तो ये ध्यान देना। अब ये जो हमारा फेरस है ना, फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फेरिक में क्या हो जाता है, SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा। अच्छा, अमोनियम क्या होगा, अमोनियम जैसा था वैसे ही रहेगा, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर देगा और इसके बाद हमारा क्या होगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो गया, अमोनियम सल्फेट में रहेगा और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो ये कुछ रिएक्शन है जिसको आपको याद करना होगा कि अगर KMnO4 हमारा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एसिड के साथ कैसा बिहेवियर करता है। वो अमोनियम सल्फेट जो होंगे, जो हमारा मोर सॉल्ट है, वो ऑक्सीडाइज होकर क्या क्या बना सकता है, ऑक्जेलिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर क्या क्या बना सकता है। ये सारे जो रिएक्शन है आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। तो इस तरीके से मैंने बता दिया कि जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है वो मोर सॉल्ट को बार बार किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैग्नीज सल्फेट, खुद मैग्नीज में कन्वर्ट हो गया। मैग्नीज पर चार्ज क्या हो गया, 2+ हो गया। अब फेरिक सल्फेट में आयरन का चार्ज क्या हो गया, 3+ हो गया। मतलब यहाँ पर आयरन का चार्ज +2 था, +2 से क्या हो गया, +3 हो गया। मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और KMnO4 में मैग्नीज का चार्ज क्या था, +7 और किसमें कन्वर्ट हो गया, +2 में। तो खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। मतलब KMnO4 यहाँ पर हमारा KMnO4 किसके तरह बिहेव कर रहा है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। और ये जो हमारा मोर सॉल्ट है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। क्योंकि खुद वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज होगा। तो जाहिर से बात है कि दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव करेगा। तो इस तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है कि जब भी आपके एग्जामिनेशन में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें क्या करना पड़ता है, पहले सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, जिसको हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोला है। जैसे मोर सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाना होगा, ऑर्गेनिक एसिड का सॉल्यूशन बनाना होगा। फिर आपको KMnO4 के साथ टाइट्रेट करके हम KMnO4 की स्ट्रेंथ निकालते हैं, इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू मतलब मोलरिटी की वैल्यू को डिटरमाइन भी करते हैं। अब ये ध्यान देना होगा कि अगर एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये भी मैंने कुछ आपको प्रिपरेशन वाले कंसेप्ट में आपको सिखा देना चाहता हूं। अगर मान लो एग्जाम में आ जाए कि प्रिपेयर 250 ml ऑफ N/20 सॉल्यूशन ऑफ मोर सॉल्ट का N/20 सॉल्यूशन बनाना हो, वेट की जगह पे N/20 दे दे, तो जाहिर सी बात है कि मोर सॉल्ट की जो इक्विवेलेंट मास की वैल्यू होती है वो मॉलिक्यूलर मास की क्या होती है, इक्वल होती है। या N/20 कर दे, या तो हम लोग N/20 कर दे, या तो हम लोग N/20 कर दें या M/20 कर दें, दोनों कंडीशन में इसकी वैल्यू सेम आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि मोर सॉल्ट में जो N फैक्टर की वैल्यू होती है वो 1 होती है। देखो फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो रहा तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, तो इक्विवेलेंट मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, 392 ही हो जाएगी। तो मुझे अगर स्ट्रेंथ निकालनी है तो स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। तो हमको नॉर्मेलिटी क्या बनानी है, 1/20 बनानी है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 19.6 ग्राम पर लीटर आएगा। एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, आपने पढ़ा होगा मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास इनटू 1000 इनटू वॉल्यूम। अगर ml में है, आपने मोलरिटी का फार्मूला पढ़ा है। तो अगर मैंने कहा कि N/20 में ना हो या M/20, इसका मतलब क्या हो गया कि मोलरिटी की वैल्यू क्या हो गई, 1/20 हो गई। हम 1/20 को वहां पे पुट करते हैं ताकि हम उसका वेट निकाल सके। तो हमारा वेट का फार्मूला क्या बन जाएगा, मोलरिटी इनटू मोलर मास इनटू वॉल्यूम
अपान क्या हो गया 1000 हो गया। हम इस फार्मूले का यूज करके भी हम उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का वेट निकाल सकते हैं। जैसे हमने अगर 1/20 बनाना है तो मोलरिटी की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 1/20 हो गया। अब मोलर मास क्या होता है, उसका मोलर मास की वैल्यू क्या हो गई 392 हो गया। और वॉल्यूम मुझे 250 ml बनाना है तो 250 ले लिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड करके देख लेना आपकी वैल्यू आ जाएगी। उसी वैल्यू को आपको क्या करना है वेइंग मशीन से बीट करके डिस्टिल वाटर के साथ सॉल्यूशन मेजरिंग फ्लास्क में बनाया जाता है। अच्छा बच्चों ये भी मैंने आपको बता दिया, जैसे ही आपने कैमनो 4 के सॉल्यूशन को टाइट्रेट किया तो कभी कभी आपको आयनिक इक्वेशन को भी ध्यान देना पड़ेगा। और आयनिक इक्वेशन में देखो कैमनो 4 में 1 मोल आ रहा है और हमारा जो मोर सॉल्ट इसका मोल की वैल्यू क्या आ रही है 5 आ रही है। हमेशा ध्यान देना कि मोर सॉल्ट सॉल्यूशन में हमारा पोटेशियम परमैंगनेट में N की वैल्यू 1 होती है, मोल की वैल्यू 1 होती है और मोर सॉल्ट की वैल्यू क्या होती है 5 होती है। तो ये हमारा रिएक्शन यहाँ आयनिक इक्वेशन के फॉर्म में। और आयनिक इक्वेशन भी बनाना बहुत आसान है, आपने डीएनए ब्लॉक में पढ़ा होगा। अच्छा इंडिकेटर क्या यूज कर रहे हैं हम लोग कैमनो 4 खुद ही क्या है सेल्फ इंडिकेटर है। अच्छा एंड पॉइंट क्या होता है कि हमारा रिएक्शन कब कंप्लीट हुआ उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं एंड पॉइंट बोलते हैं। और उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं इंडिकेटर, ताकि कलर चेंज करके बता दे कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हुआ। तो एट द एंड पॉइंट ऑलमोस्ट कलरलेस सॉल्यूशन विल चेंज इन लाइट पिंक कलर। जैसे लाइट पिंक कलर होता है हमारा रिएक्शन क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। जैसे हमारा सॉल्यूशन पिंक कलर जिस वॉल्यूम में हुआ उस वॉल्यूम को हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पर 0 से आया, यहाँ पे 9.5 आया, 9.5 ml पर क्या हो गया पिंक कलर का फॉर्मेशन हो गया। फिर मैंने दोबारा किया, फिर मैंने दोबारा रिएक्शन कराया, फिर मैंने टाइट कराया, फिर मैंने कैमनो 4 को इस मोर सॉल्ट के सॉल्यूशन में मैंने रिएक्शन कराया, फिर वो 10 ml पर वो पिंक कलर आ गया। थर्ड कंडीशन में भी 10 ml पर ही हमारा पिंक कलर आ जाता है। तो जो हमारा जो कंटिन्यूस वैल्यू होगी वही कंटिन्यूस वैल्यू हमारी क्या हो जाती है वो एग्जैक्ट वैल्यू हो जाती है। उसी को बोला जाता है कॉन्कोर्डेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमारा कॉन्कोर्डेंट वैल्यू क्या हो गई 10 ml हो गई। अच्छा ये भी ध्यान देना जो मोर सॉल्ट लेते हैं हम लोग जो टाइट्रेशन फ्लास्क में लेंगे वो 20 ml लिया हुआ है। 20 ml आपको पीपेट से लेना है, आपको डायरेक्ट जो है मेजरिंग फ्लास्क से नहीं लेना है। मतलब जो आपने सॉल्यूशन बनाया ना उस सॉल्यूशन को पीपेट से क्या करना है सक करना है और उसके बाद से आपको जो हमारा ये जो टाइट्रेशन फ्लास्क मिला है उस टाइट्रेशन फ्लास्क में आपको क्या करना होता है ऐड करना होता है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है। जैसे ये जो हमारा टाइट्रेशन फ्लास्क है उस टाइट्रेशन फ्लास्क में हम लोग क्या लेते हैं मोर सॉल्ट लेंगे या ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन लेंगे। उसमें क्या होता है बच्चों 20 ml हमारा रहेगा और 10 ml हमारा क्या होता है बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग ऐड करते हैं। उसमें तो हमने कैमनो 4 तो पहले से ऐड किया ही हुआ है। ये हमेशा ध्यान देना नीचे जो हम लोग टाइट्रेशन फ्लास्क लेंगे या हम लोग बीकर में भी कभी यूज कर लेते हैं उसमें हमेशा मोर सॉल्ट रहेगा 20 ml होगा, 10 ml से 20 ml हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होगा और ब्यूरेट में हमेशा क्या होगा बच्चों कैमनो 4 होगा। ये आपको विशेष ध्यान देना है, ये भूलना नहीं, ठीक है। अच्छा ये भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल का फॉर्मेशन करते हैं। उस ऑब्जर्वेशन टेबल से कंफर्मेशन हो गया कि किस वॉल्यूम पर कैमनो 4 के किस वॉल्यूम पर हमारा सॉल्यूशन कलरलेस से क्या हो गया पिंक कलर हो गया। और पिंक कलर का फॉर्मेशन जैसे होगा उससे हम लोग क्या करेंगे स्टॉप कॉक से सॉल्यूशन को रोकते हैं, उसके वॉल्यूम को काउंट करते हैं, उस वॉल्यूम को यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं मेंशन करके इसको नोट डाउन करते हैं। देन जैसे ही हमने मोलरिटी निकालनी है कैमनो 4 की तो हमने क्या क्या निकाल लिया उसको हम लोग इस फार्मूले में पुट अप करते हैं। फार्मूला क्या होता है बच्चों अगर रिएक्शन का वॉल्यूम सेम हो जाए तो हम लोग क्या पढ़ते हैं M1V1 इक्वल टू M2V2। लेकिन अगर रिएक्शन में वॉल्यूम थोड़ा सा डिफरेंट है तो हम लोग एग्जैक्ट फार्मूला क्या होता है बच्चों M1V1 अपॉन N1 इक्वल टू M2V2 अपॉन N2। N1 N2 क्या है ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स है। अभी मैंने बताया कि अगर ये हमारा सपोज दैट ये हमारा कैमनो 4 का इक्वेशन है, ये हमारा कैमनो 4 का इक्वेशन है और ये हमारा किसका है मोर सॉल्ट का इक्वेशन है। तो मोर सॉल्ट में मोल की वैल्यू कितनी थी
5 थी और KMnO4 की मोल की वैल्यू कितनी थी 1 थी। तो इस फार्मूले को यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, KMnO4 का मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मोर सॉल्ट की मोलरिटी पता है, हमने N/20 लिया था या M/20 लिया था, हमने वॉल्यूम क्या लिया था 20 ml लिया हुआ था। N1 क्या उसका होता है, हमने जस्ट बताया कि 5 मोल होता है। यहाँ पर अगर जस्ट रिएक्शन देखो मैंने बताया हुआ है KMnO4 का वॉल्यूम हमने भी जस्ट कैलकुलेट किया जिससे हमारा पिंक कलर आया। इसकी मोल की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया और वैल्यू को जैसे पुट करोगे तो उसकी मोलरिटी हमारी क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। अब कैलकुलेट करने पे जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 1/50 आ गई, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब कैलकुलेट करने पर वैल्यू क्या आ गई, मान लिया मैंने 150 आ गया। उस 150 को हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेंथ जब कैलकुलेट करते हैं तो स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होता है, मोलरिटी इनटू मोलर मास। हम किसका स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, KMnO4 का निकाल रहे हैं, इसलिए KMnO4 का मोलर मास क्या होता है 158 और आपने जो मोलरिटी निकाली उसकी वैल्यू क्या थी 1/50 थी, उससे मल्टीप्लाई कर देना अप्रॉक्स 3.12 ग्राम पर लीटर की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये विशेष ध्यान देना है आपको, इस फार्मूले पर विशेष ध्यान देना है। इस फार्मूले से ही आप लोग इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ये कैसे हुआ मैं फिर से रिपीट करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लो ये हमने मोर सॉल्ट का इक्वेशन ले लिया, ये हमने क्या ले लिया KMnO4 का ले लिया। अब ध्यान देना जो हमने मोर सॉल्ट का लिया था, मोर सॉल्ट के मोलरिटी की वैल्यू क्या थी, हमने मान लिया 1/20, क्योंकि क्वेश्चन में 1/20 लेकर हम लोग चल रहे थे। अच्छा वॉल्यूम आपने कितना लिया था, तो 20 ml ही तो लिया था, 20 ml को ही तो आपने पीपेट से क्या किया था, ऐड किया था। इसके मोल क्या थी KMnO4 की मुझे नहीं पता, वही तो निकालना है। और V2 की वैल्यू क्या होगी, हमने 10 ml मान लिया था, क्योंकि 10 ml पे ही हमारा जो कलरलेस सॉल्यूशन किसमें कन्वर्ट हो गया था, पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया था। इस वैल्यू को पुट कर देना है, पुट करके भी आप मोलरिटी आप KMnO4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मोलरिटी निकलेगी तभी आप इसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। लास्ट में फिर रिजल्ट लिखोगे, द मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन KMnO4 सॉल्यूशन आर 1/50 मोलरिटी एंड 3.12 ग्राम पर लीटर रिस्पेक्टिवली। तब जाकर एक टाइट्रेशन आपका हमेशा क्या होगा, कंप्लीट होगा। सोचो एक टाइट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए इतने सारे प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, ये आपको ये याद करना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपको ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाकर आपको पोटेशियम परमैंगनेट का स्ट्रेंथ निकालना हो तो भी सेम सीक्वेंस वही रहेगा, बस आपका रिएक्शन अलग हो जाता है। आप पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्जेलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पोटेशियम सल्फेट तो बनाता ही है, मैग्नीज सल्फेट भी बनाता है, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। मोर सॉल्ट में क्या बना रहा था, फेरिक सल्फेट बना रहा था, यहाँ पर क्या बनाता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा इसको मैंने आयन के इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। आप बोलोगे सर आयन की इक्वेशन क्या होता है, जरा सोचो, यहाँ पर सल्फेट सल्फेट क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है, हम लोग सल्फेट को हटा देते हैं। अब चूंकि देखो 2 मोल है तो हमने पोटेशियम को पोटेशियम से हटा दिया, तो हमारा एनायन क्या बचा, 2 KMnO4 बचा। ऑक्जेलिक एसिड में हाइड्रोजन चला गया तो क्या बना, 5 ऑक्सीडेटिव आयन बना। अब यहाँ पर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोटॉन कितने बचे, H+ कितने आयन बचे, वो 16H+ बना। अब बोलोगे सर 16H+ कैसे आ गया, तो सोचो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन और 5 ऑक्जेलिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, तो 5 2 जा 10 हाइड्रोजन, तो 10 6 कितना हो गया, 16 हाइड्रोजन प्लस हो गया। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन आयंस होते हैं उसको एलिमिनेट करके उसके कैटायन एनायन को राइट करना ही क्या कहलाता है, आयनिक इक्वेशन। आपने डीएनए ब्लॉक में जरूर पढ़ा होगा, इसको विशेष आपको ध्यान देना होगा। अच्छा इसके इंडिकेटर सेम पहले की तरह KMnO4 होता है। एंड पॉइंट क्या होगा, कलरलेस सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाइट पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका अगर मुझे सॉल्यूशन बनाना है मोर सॉल्ट का, तो मोर सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 126, और हमें मान लो 250 ml बनाना है, उसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या है, मैंने 0.1 मान लिया, 1000 से डिवाइड करके हम लोग ने वेट निकाल लिया 3.150 ग्राम। उस ग्राम को उसको हम लोग
लोग वेटिंग मशीन से वेट करते हैं, केमिकल बैलेंस करके इनमें डिस्टिल वाटर ऐड करके 250 ml का, यहाँ पर 250 ml का हम लोग क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। और सॉल्यूशन को हम इसमें क्या मिलाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करते हैं। देन उसको पीपेट से निकालकर फिर हम लोग टाइट्रेशन फ्लास्क में यूज करेंगे। फिर KMnO4 के साथ क्या करते हैं, टाइट्रेट करते हैं, और टाइट्रेट करके ही हम लोग KMnO4 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस वॉल्यूम पर हमारा कलरलेस सॉल्यूशन पिंक कलर का फॉर्मेशन करे उसको हम लोग क्या करना है, ब्यूरेट को रीड कर लेना है। जैसे हमने ऑक्जेलिक एसिड को सॉल्यूशन जो हमने बीकर में हमने ऑक्जेलिक एसिड क्या ले लिया, 20 ml ले लिया, और यहाँ पर हम लोग क्या मिलाते जा रहे हैं, KMnO4 को मिलाते जा रहे हैं। अब KMnO4 को तब तक मिलाना है जब तक ये सॉल्यूशन क्या हो जाए, पिंक कलर हो जाए। जैसे ही पिंक कलर हुआ तो हम लोग KMnO4 के वॉल्यूम को काउंट करते हैं। जैसे मान लिया हमने वॉल्यूम निकाला, तब पहले किस में आया, 9.5 ml पे आया, फिर दोबारा मैंने किया 10 पर आ गया, फिर थर्ड टाइम किया तो भी हमारा 10 ml पे आ गया। तो हमारा जो कंकरेंट वॉल्यूम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 10.0 ml हो जाएगा, क्योंकि जी वैल्यू है वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। उस रिपीटेशन से हम ब्यूरेट का जो एग्जैक्ट वॉल्यूम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 10 वॉल्यूम हो जाएगा। और जैसे मैंने वॉल्यूम निकाला तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ध्यान देना, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि ऑक्जेलिक एसिड की मोल की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 मोल, और KMnO4 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 मोल। तो यहाँ पे KMnO4 2 होगा और ऑक्जेलिक एसिड की मोल की वैल्यू 5 होगी। तो उसी को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, पुट करते हैं। अब पुट करके, अच्छा यहाँ पे तो गलत दे दिया है, हम 1 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, M2 की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, और M2 की वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, मैंने मान लिया 150 ml आ गई। और 150 जो हमारी मोलरिटी आई उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ में रखकर हम 158 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर मान लिया 3.12 ग्राम पर लीटर आ गया, तो हम इसके स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल, जैसे मोर सॉल्ट का कंसेप्ट था वैसे ही हमारा ऑक्जेलिक एसिड के सॉल्यूशन का भी कंसेप्ट होगा। ये आपको विशेष ध्यान देना है। कुछ हमारे वाइवा टाइप का क्वेश्चन है कि व्हाट आर टाइट्रेशन, व्हाट आर टाइट्रेंट, व्हाट आर टाइट्रेंट, ये चीजें आपको याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, एंड पॉइंट क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, इन सब का भी आपका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि वाटर मोलरिटी, वाटर नॉर्मेलिटी, वाटर इक्विवेलेंट मास, आपसे मोर सॉल्ट का फार्मूला पूछ सकता है, ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला पूछ सकता है, आपसे इक्वेशन पूछ सकता है कि जब हमारा पोटेशियम परमैंगनेट मोर सॉल्ट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या क्या बन सकता है। ये सारा डिटेल आपको याद करना होगा। ये सारा कुछ वाइवा टाइप का क्वेश्चन है। इस वाइवा टाइप के क्वेश्चन को आपको याद करना चाहिए, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आई थिंक जितनी भी चीज मैंने आपको डिस्कशन किया हुआ है उस डिस्कशन से जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा। और आई थिंक मुझे लगता है कि जब इसको आप देखने के बाद जब प्रैक्टिकल करेंगे, इनके क्वेश्चन को आप याद करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। आप विशेष ध्यान देना, ये टाइट्रेशन बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन जब इसको एक बार आप समझ लेंगे, देख लेंगे कि हमने किस तरीके से चीजों को मैंने बताया है, इसका आपको बेनिफिट जरूर मिलने वाला है। अच्छा, एक चीज और बच्चों में एक बात बता दूं कि अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम सेकेंड जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्ट एनालिसिस, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का, इनसे भी रिलेटेड हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। ओके बच्चों, थैंक यू।